हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। तो मॉक टेस्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से पहले खास तौर पर। और मॉक टेस्ट के अंदर हम लोग यूजुअली अलग अलग टारगेट्स रख कर चलते हैं, 10 20 30 50, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा करते हैं। तो मॉक टेस्ट जो देना है ये एक पहला स्टेप है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको बताता है आपकी स्टैंडिंग, कि आपका स्कोर जो है वो कितना है और वो कट ऑफ से कितना दूर है। अगर हम कंसीडर करें लास्ट ईयर की कट ऑफ को, तो लास्ट ईयर अगर मान लीजिए कि 90 के आसपास की कट ऑफ है तो आपका स्कोर 50 60 70 तो कट ऑफ से नीचे है। और उसी तरीके से अगर ज़्यादा है तो वो कितना ऊपर है, ताकि आप कंफर्टेबल फील कर सके। अगर आप किसी का स्कोर कंसिस्टेंटली 120 आ रहा है तो माना जा सकता है कि पेपर उसका हो जाना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी का स्कोर 60 50 कंसिस्टेंटली आ रहा है तो उसको पता है कि उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ताकि कट ऑफ से उसका स्कोर जो है ऊपर चला जाए। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट जो है ये जो स्कोर आपको बताता है ये सिर्फ पहला स्टेप होता है। इससे भी इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो इसके बाद आता है, वो है एनालिसिस। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर हम एनालाइज नहीं करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस जो मॉक टेस्ट से हमें मिल सकते थे वो यहाँ पर नहीं मिलते। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है मॉक टेस्ट का, और वो होता है इंप्रूवमेंट करना अपने अंदर, वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो मॉक टेस्ट जो है आपको आपका स्कोर तो ज़रूर बता देता है, लेकिन एनालिसिस जो है वहाँ पर पूरा गेम है, रियल गेम, जिससे कि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट आता हुआ देखते हैं। तो ये एनालिसिस करते कैसे? तो हम लोगों के टाइम पर भी फैकल्टीज बताया करते थे कि एनालिसिस करना ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चन दिमाग में यही आता था कि करे तो फिर करे कैसे, क्या इसका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स जो हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो ऑडिट से। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं। एक रेंज जो है वो आपको ऑलरेडी पता चल जाती है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं उससे पहले ही 30 40 50 में भी उससे ज़्यादा मॉक टेस्ट आप करके जाते हैं, तो आपको एक अमूमन आइडिया लग जाता है कि ऑन एन एवरेज में इतने क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं और कर लेती है। तो यहाँ पे अटेम्प्ट जो है वो एक्यूरेसी और नेगेटिव मार्क्स जो है इसके बेसिस पे ही डिटरमिन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं और इनका एग्जाम हो जाता है, क्योंकि एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। कुछ लोगों की एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, यहाँ पर भी एग्जाम हो जाता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हम किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं। अगर हमारी एक्यूरेसी अच्छी है, इट मीन्स नेगेटिव मार्क्स कम होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कम भी अटेम्प्ट करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर हमारी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है और हम कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, एक्यूरेसी कम होगी, नेगेटिव मार्क्स हमारे ज़्यादा होंगे, और इसी वजह से जो हमें कट ऑफ के लिए स्कोर चाहिए होगा वो हमारा नहीं पूरा रीच हो पाएगा। तो वहाँ पर ऑफकोर्स नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें ज़्यादा अटेम्प्ट करने होंगे। तो मैं स्टार्टिंग में जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो उस टाइम पर 60 फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान भी 60 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करता था। और स्कोर जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता था, क्योंकि एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी, नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा होते थे, तो 70 75 के आसपास का स्कोर रहता था। बट ये भी आइडिया था कि इससे तो प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, प्रीलिम्स के लिए आपको 100 प्लस जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है। और उस टाइम पर 100 प्लस स्कोर आ भी जाया करता था। तो ये आइडिया था कि स्कोर आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब कुछ समझ में नहीं आया, जब पता था कि जितना पढ़ना था उसको पढ़ भी लिया है, रिवाइज भी अच्छे से कर लिया, तो फिर आप करें क्या। तो यहाँ पर 60 क्वेश्चंस में मान लीजिए अगर 75 का स्कोर आ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने बढ़ाने शुरू करे, कि अगर इन दो क्वेश्चंस में मुझे, इन दो ऑप्शंस में मुझे डाउट है और इसी वजह से मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं करता तो क्या होता, या इन 3 ऑप्शंस के अंदर मुझे डाउट है, अगर मैं इसमें एजुकेटेड गैस लगाऊं तो फिर मेरा स्कोर जो है वो बढ़ेगा या कम होगा। तो 10 क्वेश्चन जब और अटेम्प्ट किए, तो यहाँ पे देखा, अब एक टेस्ट से ही नहीं पता चलेगा, आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट में ऐसा करके देखना पड़ेगा। तो मुझे एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में स्कोर जाता हुआ दिखाई दिया, मतलब जो 70 क्वेश्चन स्कोर किए तो स्कोर बढ़ के मान लीजिए कि 85 हो गया। जब 80 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए तो स्कोर बढ़ के 95 हो गया। 90 क्वेश्चन स्कोर किए तो स्कोर बढ़ के लेट्स से 105 हो गया। लेकिन फिर 100 क्वेश्चन सॉल्व किए तो फिर वहाँ पर वापस स्कोर नेगेटिव डायरेक्शन में आना शुरू हो गया। तो ये समझ में आया ऐसा मल्टीपल टेस्ट में अटेम्प्ट करने के बाद, कि अगर जब मेरा टाइम 90 के आसपास रहता है तो मेरा स्कोर जो है अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाता है। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा और भी ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करता हूँ, इट मीन्स जो आखिरी के बचे 5 10 क्वेश्चन होते हैं उनको भी अटेम्प्ट करता हूँ, तो वहाँ पर फिर वो एजुकेटेड गेस काम नहीं आता है। शायद वहाँ पर फिर आप पूरी तरीके से गैम्बल ही कर रहे हैं और वहाँ पर नेगेटिव रिटर्न मिलना शुरू हो जाते थे। तो ये समझ में आया कि मुझे 90 के आसपास जो क्वेश्चंस, वो स्वीट स्पॉट मुझे मिल चुका था कि 90 के आसपास मुझे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्कोर जो है वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो चीज़ है, स्पेसिफिक चीज़, कोई एक टेस्ट नहीं बताएगा। आपने एक टेस्ट किया, उसमें देखा कि 90 क्वेश्चंस में आपका स्कोर अच्छा है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि वो एक्सेप्शनल इंस्टेंस भी हो सकता है। आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट के साथ ऐसा करके देखना पड़ेगा। और अगर एक पैटर्न आपको वहाँ पर मिल जाता है कि मैं
80 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ या 90 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, 70 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो ही मेरा स्कोर अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में जाता है, देन दैट इज योर स्वीट स्पॉट। और ऐसा मल्टीपल टेस्ट आपको बताएं तो ही आप इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मैक्रो ऑडिट करना है, जिसमें हमें देखना है कि हमें अटेम्प्ट कितना करना है। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमारी एक्यूरेसी से, और उसी वजह से फिर हमारे नेगेटिव मार्क्स जो हैं वो कितने आते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो नेगेटिव मार्क्स अपने आप कम हो जाएंगे, एक्यूरेसी अगर उतनी अच्छी नहीं है नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा होंगे, इस वजह से हमें अटेम्प्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। तो मैक्रो ऑडिट जो है सबसे पहला स्टेप है, और ये आप एनालाइज करते हैं जब चीज़ों को, तभी आपको पता चलता है जब आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। तो आपका मेन पर्पस जो था वो मॉक टेस्ट देने के बाद सिर्फ आपका स्कोर जाना नहीं था, वो मेन पर्पस था कि क्या मैं अगर 60 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ या 70 करता हूँ या 80 करता हूँ तो मेरा स्कोर जो है वो बढ़ता है या कम होता है, वहां पर क्या मुझे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये पहला स्टेप आपका मैक्रो ऑडिट का, जिसमें आप अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर सकते हैं। फिर स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आते हैं, जिसमें हम माइक्रो ऑडिट पे जाएंगे। दो स्टेप्स यहाँ पर, पहला तो है पोस्टमार्टम, जिसमें हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि मैंने 70 क्वेश्चन सॉल्व किए और 30 नहीं किए, तो यहाँ पर जो 30 नहीं किए, क्या वो नॉलेज गैप की वजह से थे, मुझे पता ही नहीं था कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मैंने उस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना ही नहीं था कभी, तो वो नॉलेज गैप में आ जाएगा। रिवीजन गैप, कई बार क्वेश्चन पढ़ के आपको लगा होगा कि ये मैंने पढ़ा तो था लेकिन अभी मैं इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और वो रिवीजन गैप की वजह से होता है। पढ़ी हुई चीज़ आपके काम नहीं आई तो फिर उसे पढ़ने का भी फायदा नहीं है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि रिवीजन काफ़ी ज़रूरी है। फिर कंसेप्चुअल फ्लो, कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आई तो आप उसे अप्लाई नहीं कर पाए। बहुत बार इकोनॉमिक्स के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन हर कोई अप्लाई नहीं कर पाता है। तो कंसेप्चुअल फ्लो ये भी पता चलेगा। और कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है कि क्वेश्चन को सही से पढ़ा ही नहीं, जल्दी में आपने पूछा कुछ किया था, आंसर कुछ और कर दिया, नोट नहीं पढ़ा, एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं पढ़े, क्वेश्चन की डिमांड आपने नहीं पढ़ी। तो ये सब चीज़ें आपको कब पता चलेंगी? जब आप पोस्टमार्टम करते हैं, मतलब एनालिसिस के अंदर जब आप माइक्रो ऑडिट कर रहे हो, तब ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। आपको खुद जानकर हैरानी होगी कि 4-5 क्वेश्चन तो, और कुछ लोगों के ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिर्फ सिली मिस्टेक्स की वजह से, जहां पर जल्दी जल्दी में सही नहीं पढ़ने की वजह से, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को नहीं समझने की वजह से आपके गलत हो गए। तो ये जो चीज़ें, ये तो सबसे पहले आपको दूर करना है, ठीक है, सिली मिस्टेक्स, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉलेज गैप भी नहीं है, कोई रिवीजन का भी इशू नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट का भी कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने उस टाइम पर पूरे फोकस से इस चीज़ को नहीं पढ़ा, इस वजह से यहाँ पर गलती हो रही है। तो जब आप देखेंगे पोस्टमार्टम करते हुए, आपको यहाँ पर हो सकता है 15 से 20 ऐसे क्वेश्चंस मिले जो आपको, अगर आप उस पर काम करना शुरू करते हैं, मतलब रिवीजन करते हैं, नॉलेज गैप को फिल करते हैं, कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्लैरिटी लेकर आते हैं, सिली मिस्टेक्स को कर्टेल करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपके वो क्वेश्चन गलत ना हो। मतलब 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके इसी स्टेप में ही पूरे, मतलब आप रिकवर कर सकते हैं उन 15 से 20 क्वेश्चंस को, और फिर स्कोर मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी कम हो जाएगी। फिर फ्लूक बस्टिंग करेंगे। फ्लूक बस्टिंग में देखेंगे कि जो 70 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए, अब ये सभी को पता है कि 70 क्वेश्चंस जो सोल्व किए, ऐसे नहीं कि इसमें हर क्वेश्चन में मैं 100% श्योर था या सर्टेन था। यहाँ पे देखना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे, मान लो 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सर्टेनिटी 100% है, चलो ठीक है, लेकिन उसमें बाकी बचे हुए जो 40 क्वेश्चन है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या एजुकेटेड गेस लगा, या फिर आप कह सकते हैं कि तुक्का लगाया था और उसी वजह से वो ठीक हो गया। तो फ्लूक बस्टिंग यहाँ पर देखनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि जो कॉन्सेप्ट या जो नॉलेज गैप था मेरा, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन को मार्क कर दिया, जो ठीक भी हो गए, लेकिन एग्जाम में मैं लक के बेसिस पे नहीं जाना चाहता। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मैं चाहता हूं कि मैं अपने नॉलेज के बेसिस पे एग्जाम क्रैक करूं, और इसी वजह से जो फ्लूक, जो तुक्के भी आपके लगे एग्जाम के अंदर, उसको आपको रीड रिवाइज करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर पहला है पोस्टमार्टम, जिसमें आप देखेंगे कोई कॉन्सेप्ट का इशू तो नहीं है, रिवीजन का इशू तो नहीं है, नॉलेज गैप तो नहीं है, या फिर इसके साथ साथ सिली मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है, ये दूर करना है। और सेकंड में फ्लूक बस्टिंग, जो क्वेश्चंस ठीक किए अगर वो तुक्के की वजह से हुआ है, दिस इज द टाइम कि वहां पर तो आपका लक काम कर गया, लेकिन अभी जब आप एनालिसिस करें तो ये टाइम है कि आप उसे अच्छे से पढ़ें, देखें, समझें, ताकि एग्जाम में जब वो आपसे पूछा जाता है दोबारा, तो फिर वहां पर आपको तुक्का ना लगाना पड़े, वहां पर आप कंफर्टेबल रहें, सर्टेन रहे कि ये मेरा क्वेश्चन का आंसर ठीक होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है वैल्यू एडिशन। ये मेरे हिसाब से जितने भी स्टेप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स कई बार रुक जाते हैं, जो देखते हैं कि कितने क्वेश्चन ठीक हैं, कितने गलत हैं, क्या क्या ठीक किया जा सकता था, खत्म। क्या करेंगे? सॉल्यूशंस को पढ़ लेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है। यहाँ पर सॉल्यूशंस के अंदर आपको काफ़ी बार मिलेगा कि जो 30 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं करे, 70 क्वेश्चंस के अंदर कुछ 15 क्वेश्चंस के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट्स आपको जानने को मिले। तो ये जो 45, मान लो 30 क्वेश्चंस यहाँ पर, 15 यहाँ पर, ये 45 न्यू कॉन्सेप्ट्स जो आपको जानने को मिले, ये आपको अपने नोट्स के अंदर ऐड करना है। वैसे आपको बताऊं, जब आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के अंदर सिर्फ 45 नहीं होंगे, एक क्वेश्चन के अंदर कई बार 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है ये नंबर 100 तक भी टच कर जाए। तो ये जो चीज़ें हैं आपको अपने नोट्स के अंदर ऐड करनी है। लेट मी टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बोरिंग प्रोसेस। इसी वजह से 99% स्टूडेंट्स इसे नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि मॉक टेस्ट दे दिया, स्कोर पता चल गया, कहाँ कहाँ पर गलती थी पता चल गई, हमारा काम हो गया। लेकिन नहीं,
वही चीज़ जब एग्जाम में पूछी जाएगी वहां पर फिर रिवीजन गैप आ सकता है। अगर आप इन्हीं 45 कॉन्सेप्ट्स को अपने नोट्स में ऐड करेंगे तो आपके नोट्स भी कंसोलिडेट हो जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से जब वो फ्यूचर में किसी दूसरे मॉक टेस्ट के अंदर वही चीज़ पूछी जाती है, सिमिलर चीज़ पूछी जाती है, या फिर एग्जाम में वो चीज़ पूछी जाती है, तो फिर वहां पर आपसे गलती नहीं होगी। और यही तो हमें करना है, हम मॉक टेस्ट क्यों दे रहे हैं कि जितनी गलती करनी है हमें वो हम अभी कर लें मॉक टेस्ट के दौरान, ताकि एक्चुअल एग्जाम के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस स्टेप का भी ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर स्टेप नंबर 4 है, जिसमें वैल्यू एडिशन करनी है। और ये वो स्टेप है जिसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसे ज़रूर करके जाइएगा। इस चीज़ में आलस मत करिएगा कि 45 कॉन्सेप्ट्स आप कौन इसे अपने नोट्स में इंटीग्रेट करेगा। आप चाहें तो उसे जेरोक्स करा के रख सकते हैं अगर आपको एक शॉर्टकट वहाँ पे चाहिए तो, लेकिन हाँ, वो आपके पास नोट्स के फॉर्म में ज़रूर होने चाहिए ताकि आप उसे रिवाइज कर पाएँ, ताकि वो गलतियाँ जो आपसे अभी हुई हैं वो फिर फ्यूचर में ना हो। ठीक है, फिर लास्ट में स्टेप नंबर 5 सब्जेक्ट एंड थीम वाइज स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस रहती हैं, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ वीकनेसेस आपके पास रहेंगी। जैसे कुछ लोगों को हो सकता है साइंस एंड टेक से डर लगता है, कुछ को इकोनॉमिक्स से डर लगता है, कुछ को पॉलिटी से डर लगता है, कुछ को हिस्ट्री से डर लगता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या हैं। जो स्ट्रेंथ्स हैं वहाँ पर आपको ऑफकोर्स ज़्यादा स्कोर करना है और कोशिश करें वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। लेकिन हाँ, जो वीकनेसेस है वहाँ पर आपको कम से कम मिनिमम एक जो सिलेबस होता है उतना तो कवर करके जाना है, ताकि अगर 10 में से आप 3 क्वेश्चंस भी वहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, जब आपके पास मान लीजिए कि आपको इकोनॉमिक्स पसंद है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बैक टू बैक, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही होता है कि एक सब्जेक्ट शुरू होता है तो बैक टू बैक उसी के क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए 10 या 15 क्वेश्चंस है, तो फिर वहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आपके 11-12 क्वेश्चंस तो बैक टू बैक ठीक होने चाहिए। तो स्ट्रेंथ्स पे अपने खेलिएगा। वीकनेसेस मीन्स कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो उसको पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, वहां पर कोशिश ये करनी कि आप उसको मिनिमम लेवल तक आप रेडी करके जाएं, ताकि अगर मान लीजिए कि 10 में से आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी सोल्व करके जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे ही आपका टाइम आएगा, मतलब आपका सब्जेक्ट आएगा, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, तो फिर वहां पर आपको बैक टू बैक ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आप कंफर्टेबल फील करेंगे और वहां पर बैक टू बैक आपके क्वेश्चंस ठीक भी होने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमें करना क्या है। टेस्ट देने के बाद पहले तो मैक्रो ऑडिट करना है, देखना है कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, और ऐसा आपको बहुत सारे टेस्ट के साथ करके देखना पड़ेगा ताकि आपको एक पैटर्न वहां पर मिल सके। फिर हमें देखना है स्टेप 2 एंड 3 में माइक्रो ऑडिट करना है, जिसमें हम देखेंगे पोस्टमार्टम, जिसमें नॉलेज गैप, रिवीजन गैप, कंसेप्चुअल फ्लॉ, सिली मिस्टेक, ये सब चीज़ें जो है पता आपको चलेंगी, फ्लूक बस्टिंग के बारे में पता चलेगा, और इस वजह से फ्यूचर में जो गलतियां आपकी अभी हो रही हैं वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वैल्यू एडिशन। जो गलतियां आपकी हुई हैं, जो कॉन्सेप्ट को नहीं पता थे, जहां जहां आपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई गलत तरीके से किया है या रिवीजन नहीं करी है, वो नोट्स की फॉर्म में आपके नोट्स के अंदर इंटीग्रेट हो जाने चाहिए, ताकि आपके नोट्स जो है वो कंसोलिडेट हो जाए। और फाइनली आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करना है, वीकनेसेस को छोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ, मिनिमम जो है उतना रेडी करके जाना है। सो इसके अलावा भी अगर आप जब एनालाइज करते हैं अपने मॉक टेस्ट को और क्या चीज़ें करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।